दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है धोखा। रूम के अंदर आते ही डॉक्टर नैना अपना कोट उतारकर कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। आज उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन निपटाया था। शाम को जब वे अस्पताल में अपने कक्ष में गई तो सिर्फ 2 मरीजों को इंतजार करते हुए पाया। आज उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया था। इन 2 मरीजों से निपटने के बाद वे जल्द से जल्द घर लौटना चाहती थी। उन्हें आराम किए हुए एक अरसा हो गया था। वे अपना बैग उठाकर निकलने ही वाली थी कि अपने नाम की घोषणा सुनी। डॉक्टर नैना, कृपया ऑपरेशन थिएटर की ओर प्रस्थान करें। माइक पर अपने नाम की घोषणा सुनकर उन्हें पता चल गया कि जरूर कोई इमरजेंसी केस आ गया होगा। मरीज को अंदर पहुंचाया जा चुका था। बाहर मरीज की माँ और पत्नी बैठी थी। मरीज के इतिहास को जानने के बाद डॉक्टर नैना ने जैसे ही मरीज का नाम पढ़ा तो चौंक गई। राघव तिवारी नाम तो यही लिखा था। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया कि नहीं, यह वह राघव नहीं हो सकता। लेकिन मरीज को करीब से देखने पर उन्हें विश्वास हो गया कि यह वही राघव है, उनका सहपाठी। उन्होंने नहीं चाहा था कि जिंदगी में कभी इस व्यक्ति से मुलाकात हो, पर इस वक्त वे एक डॉक्टर थे और सामने वाला एक मरीज। अस्पताल में जब मरीज को लाया गया था तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने मरीज की प्रारंभिक जांच कर ली थी। जब उन्हें पता चला कि मरीज को दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा है तो उन्होंने दौरे का कारण जानने के लिए एंजियोग्राफी की थी, जिससे पता चला कि मरीज की मुख्य रक्त नलिका में बहुत ज़्यादा अवरोध है। मरीज का ऑपरेशन तुरंत होना बहुत ज़रूरी है। जब मरीज की पत्नी व माँ को इस बात की सूचना दी गई तो पहले तो वे बेहद घबरा गई। फिर मरीज के सहकर्मियों की सलाह पर वे मान गई। सभी चाहते थे कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर नैना ही करे। इत्तेफाक से डॉक्टर नैना अपने कक्ष में मौजूद थी। मरीज की पत्नी से जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर लिए गए। करीब 4 घंटे लगे ऑपरेशन में। ऑपरेशन सफल रहा। हाथ धोकर जब डॉक्टर नैना ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो सभी उनके पास भागे भागे आए। डॉक्टर नैना ने सबको आश्वासन दिया कि ऑपरेशन सफल रहा और मरीज अब खतरे से बाहर है। अपने कमरे में पहुंचकर डॉक्टर नैना ने कोट उतारकर एक ओर फेंक दिया और धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई। आंखें बंद कर आराम कुर्सी पर बैठते ही उन्हें अपनी आंखों के सामने अपना बीता कल नजर आने लगा। जिंदगी के पन्ने पलटते चले गए। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। कानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में वे पली बढ़ी थी। उनका एक बड़ा भाई था जो माँ बाप की आंखों का तारा था। नैना की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम रोशनी था। नाम के अनुरूप रोशनी गोरी और सुंदर थी, अपनी माँ की तरह। नैना शक्ल सूरत में अपने पिता पर गई थी। नैना का रंग अपने पिता की तरह काला था। दोनों बहनों की शक्ल सूरत में जमीन आसमान का फर्क था। बचपन में जब उनकी माँ दोनों का हाथ थामे कहीं भी जाती तो नैना की तरफ उंगली दिखाकर सब यही पूछते कि यह कौन है। तब उनकी माँ के मुंह से यह सुनकर कि दोनों उनकी जुड़वा बेटियां हैं, लोग आश्चर्य में पड़ जाते।
लोग जब हंसते हुए रोशनी को गोद में उठाकर प्यार करते तो उसका बाल मन बहुत दुखी होता। तब नैना सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोती मचलती। तब उसे पता नहीं था कि मानव मानव मन तो सुंदरता का पुजारी होता है। तब वह समझ नहीं पाती थी कि लोग उसके बजाय उसकी बहन को ही प्यार क्यों करते हैं। एक बार तो उसे इस तरह मचलते देखकर किसी ने उसकी माँ से कह भी दिया था कि सुनीता, तुम्हारी इस बेटी में न तो रूप है न गुण। धीरे धीरे नैना को समझ में आने लगा अपने और रोशनी के बीच का फर्क। माँ नैना को समझाती कि बेटी, समझदारी का मानदंड रंग रूप नहीं होता। एपीजे अब्दुल कलाम काले थे पर पूरे देश के चहेते थे। हमारी बेटी तो बहुत होशियार है, पढ़ लिख कर उसे माँ बाप का नाम रोशन करना है। बस माँ की इसी बात को नैना ने गांठ बांध लिया। मन लगाकर पढ़ाई करती और कक्षा में हमेशा अव्वल आती। नैना जब थोड़ी और बड़ी हुई तो उसने लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते देखा। उसने बस अपने मन में डॉक्टर बनने का सपना सजो लिया था। वह जानती थी कि कोई उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। यदि मनुष्य अपनी कमजोर रग को पहचान ले और उसे अनदेखा करके उस क्षेत्र में आगे बढ़े जहां उसे महारत हासिल हो, तो उसकी कमजोर रग कभी दुखती रग नहीं बन सकती। इसलिए जब राघव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसने उसे ठुकरा दिया। नैना का ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर था। एक दिन उसने राघव को अपने दोस्तों से यह कहते सुना कि मैं नैना से इसलिए दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि वह बहुत ईमानदार लड़की है। कितने गुण हैं उसमें, हमेशा हर कक्षा में अव्वल आती है, फिर भी जमीन से जुड़ी हुई है। उस दिन के बाद नैना का बर्ताव राघव के प्रति नरम होता गया। 12वीं कक्षा की परीक्षा में अच्छे नंबर आना बेहद जरूरी था क्योंकि उन्हीं के आधार पर मेडिकल में दाखिला मिल सकता था। सभी को नैना से बहुत उम्मीदें थी। राघव बेझिझक नैना से पढ़ाई में मदद लेने लगा। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। खाली समय में ट्यूशन पढ़ाता था ताकि मेडिकल में दाखिला मिलने पर उसे पैसों की दिक्कत न हो। नैना लाइब्रेरी में बैठकर किसी एक विषय पर अलग अलग लेखकों द्वारा लिखित किताबें लेती और नोट्स तैयार करती थी। पहली बार जब उसने अपने नोट्स की एक प्रति राघव को दी तो वह कृतार्थ हो गया। कहने लगा कि तुमने मेरी जो मदद की है उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा मैं। अब जब भी नैना नोट्स तैयार करती तो उसकी एक प्रति राघव को जरूर देती। एक दिन राघव ने नैना के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि हमारा साथ जीवन भर का हो जाए तो कैसा हो। नैना ने मीठी झिड़की दी कि अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो मजनू, ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं। नैना ने झिड़क तो दिया पर एक कुंवारा मन अपने अंदर सपने बुनने लगा था। राघव कॉलेज से सीधे ट्यूशन पढ़ाने जाता था, इसलिए नैना रोज राघव से मिलकर थोड़ी देर बातें करती, फिर राघव से चाबी लेकर नोट्स उसके कमरे में छोड़ आती। चाबी वहीं छोड़ आती क्योंकि राघव का रूममेट तब तक आ जाता था। एक दिन लाइब्रेरी से बाहर आते समय नैना ने हमेशा की तरह रुककर राघव से बातें की। राघव अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, पर जाते जाते वह राघव से चाबी लेना भूल गई। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक जब उसे याद आया
तो वापस आने लगी। वह राघव के पास पहुंचने ही वाली थी कि अपना नाम सुनकर अचानक रुक गई। राघव का दोस्त उसे कह रहा था कि तुमने उस कलूटी नैना को अच्छा पटाया, तुम्हारा काम तो आसान हो गया। यार, इस साथी को जीवन साथी बनाने का इरादा है क्या? राघव ने कहा कि दिमाग खराब नहीं हुआ है मेरा, उसे इसी गलतफहमी में रहने दो। बने बनाए नोट्स मिलते रहें तो मुझे रोज रोज पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परीक्षा से कुछ दिन पहले दिन रात एक कर देता हूँ। इस बार देखना, उसी के नोट्स पढ़कर उससे भी अच्छे नंबर लाऊंगा। राघव के मुंह से ये सब बातें सुनकर नैना कांप गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इतना बड़ा धोखा! वह उल्टे पांव लौट गई। भागकर घर पहुंची तो इतनी देर से दबी रुलाई फूट पड़ी। माँ ने उसे चुप कराया। सिसकियों के बीच नैना ने माँ को किसी तरह पूरी बात बताई। कुछ देर के लिए तो माँ भी हैरान रह गई, पर वे अनुभवी थी, अतः उन्होंने नैना को समझाया कि बेटे, अगर कोई यह सोचता है कि किसी सीधे साधे इंसान को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है, तो वह अपने आप को धोखा देता है। नुकसान तुम्हारा नहीं, उसका हुआ है। व्यवहार बैलेंस शीट की तरह होता है, जिसमें जमा घाटा बराबर होगा ही। राघव को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है, इसलिए आज तुम चाबी लेना भूल गई। पढ़ाई में तुम्हारी बराबरी इनमें से कोई नहीं कर सकता। प्रकृति ने जिसे जो बनाया, उसे मानकर उस पर खुश होकर फिर से सब कुछ भूलकर पढ़ाई में जुट जाओ। माँ की बातों से नैना को काफी राहत मिली, पर यह सब भुला पाना इतना आसान नहीं था। हिम्मत जुटाकर दूसरे दिन हमेशा की तरह नैना ने राघव से चाबी ली, पर नोट्स रखने के लिए नहीं, बल्कि आज तक उसने जो नोट्स दिए थे उन्हें निकालने के लिए। अपने सारे नोट्स लेकर चाबी यथास्थान रखकर नैना घर की ओर चल पड़ी। 2-4 दिनों में छुट्टियां शुरू होने वाली थी। उसके बाद इम्तिहान थे। चाबी लेते समय उसने राघव से कह दिया था कि अब छुट्टियां शुरू होने के बाद ही उसे मिलेगी, क्योंकि इसे 2-4 दिनों तक कुछ काम है। घर जाने पर उसने माँ से कह दिया कि वह छुट्टियों में मौसी के घर रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। जिस दिन छुट्टियां शुरू हुई, उस दिन सुबह ही नैना मौसी के घर की ओर प्रस्थान कर गई। जाने से पहले उसने एक पत्र राघव के नाम लिखकर माँ को दे दिया। छुट्टियां शुरू होने के बाद एक दिन जब राघव ने नोट्स निकालने के लिए दराज खोली, तो पाया कि वहां से नोट्स नदारद हैं। उसने पूरे कमरे को छान मारा, पर नोट्स होते तो मिलते। तुरंत भागा भागा वह नैना के घर पहुंचा। वहां माँ ने उसे नैना की लिखी चिट्ठी पकड़ा दी। नैना ने लिखा था, राघव, उस दिन मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ हुई तुम्हारी बातचीत को सुन लिया था। मेरे बारे में तुम्हारी राय जानने के बाद मुझे लगा कि मेरे नोट्स का तुम्हारी दराज में होना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैंने नोट्स वापस ले लिए। मेरे परिवार वालों से मेरा पता मत पूछना, क्योंकि वे तुम्हें बताएंगे नहीं। मेरी तुमसे इतनी विनती है कि जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है, उसका जिक्र किसी से न करना, और न ही किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी करना, वरना लोगों का दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। शुभकामनाओं सहित, नैना। पत्र पढ़कर राघव ने माथा पीट लिया। वह अपने आप को कोसने लगा कि यह कैसी मूर्खता कर बैठा। इस तरह खुल्लम खुल्ला डींगे हाँक कर उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे,
न ही इतना वक्त था कि नोट्स तैयार करता। इम्तिहान से एक दिन पहले नैना वापस अपने घर आई। दोस्तों से पता चला कि इस बार राघव परीक्षा में नहीं बैठ रहा है। उसके बाद नैना की जिंदगी में जो कुछ भी घटा सब कुछ सुखद था। पूरे राज्य में अव्वल श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। दूरदर्शन अखबार वालों का तांता लग गया था उसके घर में। सभी बड़े कॉलेजों ने उसे खुद न्योता देकर बुलाया था। मुंबई के एक बड़े कॉलेज में उसने दाखला ले लिया था। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षाएं दी। यहाँ भी वह अव्वल आई। उसने हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का फैसला लिया। एमडी की पढ़ाई करने के बाद उसने 3 बड़े अस्पतालों में विजिटिंग डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। समय के साथ उसे काफी प्रसिद्धि मिली। इधर उसकी जुड़वा बहन की पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी। माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उसका भाई अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता था। भाई कभी माता पिता का हालचाल तक नहीं पूछता था। बहू ने दूरी बनाए रखी थी। अब अपना ही सिक्का खोटा था तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती थी। बेटे के इस रवैये ने माँ बाप को बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। नैना ने निश्चय कर लिया था कि माता पिता और लोगों की सेवा में अपना जीवन बिता देगी। नैना ने मुंबई में अपना घर खरीद लिया और माता पिता को भी अपने पास ले गई। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उदय से नैना की अच्छी निपटी थी। दोनों डॉक्टरी के अलावा दूसरे विषयों पर भी बातें किया करते थे, पर नैना ने उनसे दूरी बनाए रखी। एक दिन डॉक्टर उदय ने डॉक्टर नैना से शादी करने की इच्छा जाहिर की, पर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। डॉक्टर नैना ने दृढ़ता से के साथ मना कर दिया। उसके बाद डॉक्टर उदय की हिम्मत नहीं हुई दोबारा पूछने की। माँ को जब पता चला तो माँ ने कहा, बेटे सभी एक जैसे तो नहीं होते, क्यों न हम डॉक्टर उदय को एक मौका दें। डॉक्टर उदय अपने किसी मरीज के बारे में डॉक्टर नैना से सलाह करना चाहते थे। डॉक्टर नैना का सेल फोन लगातार व्यस्त आ रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर नैना के घर फोन किया। डॉक्टर नैना घर पर भी नहीं थी। उसकी माँ ने डॉक्टर उदय से बात की और उन्हें दूसरे दिन घर पर खाने पर बुला लिया। माँ ने डॉक्टर उदय से खुलकर बातें की। 4-5 साल पहले उनकी शादी एक सुंदर लड़की से तय हुई थी, पर 2-3 बार मिलने के बाद ही उन्हें पता चल गया कि वे उसके साथ किसी भी तरह सामंजस्य नहीं बैठा सकते। तब उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया था। माँ की अनुभवी आंखों ने परख लिया था कि डॉक्टर उदय ही नैना के लिए उपयुक्त वर हैं। अब तक डॉक्टर नैना भी घर लौट चुकी थी। सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। बाद में माँ के बार बार आग्रह करने पर डॉक्टर उदय से बातचीत के लिए तैयार हो गई। नैना ने उदय से साफ साफ कह दिया कि उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए वह उनके घर के पास ही घर लेकर रहेंगे। वह डॉक्टर उदय के घर वालों की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार थी, लेकिन इमरजेंसी के दौरान वक्त बेवक्त घर से जाना पड़ सकता है, तब उसके परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। डॉक्टर उदय ने उसकी सारी शर्तें मान ली
और उनका विवाह हो गया। डॉक्टर उदय जैसे सुलझे हुए व्यक्ति को पाकर नैना को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। कुछ साल पहले नैना अपने आप को कितनी कोसती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में अब कोई अंधेरा नहीं है, बल्कि चारों तरफ उजाला ही उजाला है। डॉक्टर नैना धीरे धीरे वर्तमान में लौट आई। इसके बाद उसका सामना कई बार राघव से हुआ। पहली बार होश आने पर जब राघव ने डॉक्टर नैना को देखा तो चौंकने की बारी उसकी थी। कई बार उसने डॉक्टर नैना से बात करने की कोशिश की, पर नैना ने एक डॉक्टर और मरीज की सीमा रेखा से बाहर कोई भी बात करने से मना कर दिया। नैना सोचने लगी, आज वह उदय के साथ कितनी खुश है। जिंदगी में कटु अनुभवों के आधार पर लोगों के बारे में आम राय बना लेना कितनी गलत बात है। कुदरत ने सुख और दुख सबके हिस्से में बराबर मात्रा में दिए हैं। जरूरत है तो दुख में संयम बरतने की और सही समय का इंतजार करने की। किसी की भी जिंदगी में अंधेरा अधिक देर तक नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।